हेलो स्टूडेंट, मैं नवीन चंद आर्य आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स फॉर 6th to 10th स्टूडेंट्स पर स्वागत करता हूं। चलिए आज हम मैथमेटिक्स में देखते हैं। चलिए देखते हैं आज क्लास 8th मैथमेटिक्स से चैप्टर 5 पार्ट 1। ठीक है, और चैप्टर 5 है आंकड़ों का प्रबंधन। ठीक है, तो बच्चों आंकड़ों का प्रबंधन जो है, सबसे पहले हम इसमें कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं उनको समझेंगे, जिससे चैप्टर आप लोगों को जो है क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो कुछ बिंदु जो इसमें हैं, सबसे पहले हमें समझना आंकड़े क्या चीज़ है। तो आंकड़े क्या है बच्चों, जैसे कोई घटना होती है तो उस घटना से संबंधित जो हम सूचना प्राप्त करेंगे, उन्हीं सूचनाओं को आंकड़े कहा जाता है। यानी कि आंकड़े क्या है, सूचना। क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है ना इसमें। ठीक है, तो दूसरी बात हम समझेंगे इसमें आंकड़ों का संग्रह। अब यदि कोई घटना होगी, किसी भी प्रकार की हो सकती है, आपके आसपास हो सकती है, आपके स्कूल में हो सकती है, क्लास में हो सकती है, किसी बात को लेकर के कोई जानकारी आपसे ली जा रही है। जैसे अगर हम ये जानना चाह रहे हैं कि क्लास में कितने बच्चे हैं जो सेब खाते हैं, कितने बच्चे हैं जो आम खाते हैं, कितने बच्चे जो सबसे ज़्यादा फलों को पसंद करते हैं, कितने बच्चे जो सबसे अधिक जो है केला पसंद करते हैं, संतरा पसंद करते हैं, ऐसी एक जानकारी लेना चाह रहे हैं। तो जब हम उन जानकारियों को एकत्र कर लेंगे तो उसे कहा जाता है आंकड़ों का संग्रह। समझ में आ रहा है, संग्रह मतलब जमा करना। तीसरी बात हम इसमें समझेंगे आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण। अब आंकड़े हमें प्रस्तुत करने हैं। ठीक है, तो आंकड़े मतलब सूचना। जैसे हमने कहा कि किसी गांव में कौन कौन से जानवर हैं, बकरी कितनी है, भैंसें कितनी हैं, गाय कितनी है, कुत्ते कितने हैं, बिल्ली कितनी है, इस तरह की एक जानकारी हमने जमा करी। ठीक है, सूचना हमने जमा करी, अब उसको हम प्रस्तुत कर रहे हैं। ठीक है, तो उसको प्रस्तुत करने के लिए हमारे पास बहुत सारे तरीके हैं। ठीक, तो उन तरीक़ों के बारे में हम थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं थोड़ा थोड़ा। अब सबसे पहला तरीका हमारे पास है चित्रालेख द्वारा। ठीक है, तो चित्रालेख द्वारा हम उसको प्रस्तुत कर सकते हैं। चित्रालेख द्वारा हम ऐसे करेंगे, जैसे एक चित्र होगा और उस चित्र का एक अपना एक मतलब होगा कि उस चित्र के द्वारा हम क्या दर्शाना चाह रहे हैं। जैसे एग्जांपल देख लीजिए, ज़्यादा इसमें जो है टेंशन नहीं लेना। ठीक है, चित्रालेख है ना, एक टेस्ट मैच है। टेस्ट मैच जानते हैं ना, क्रिकेट टेस्ट मैच है। उसमें हमने देखा कि 3 खिलाड़ी हैं, खिलाड़ी 1, खिलाड़ी 2, खिलाड़ी 3, 3 खिलाड़ी हैं। इन 3 खिलाड़ियों ने गेंदें खेली। अब टेस्ट मैच है तो बहुत सारी गेंदें खेलते हैं खिलाड़ी। ठीक है, तो एक गेंद का मतलब क्या है, अगर ये चित्र बना होगा इस तरह का, गेंद का चित्र बना होगा, तो एक गेंद का मतलब है 100 गेंदें खेली हैं। ठीक है, समझ रहे ना। तो इसका मतलब क्या है, एक संकेत, इस गेंद का जो एक संकेत है उसका मतलब है 100 गेंदें प्रस्तुत करता है। तो खिलाड़ी 1 के आगे से 2 गेंदें बनी हैं, तो एक गेंद का मतलब क्या था, 100, दूसरी का भी 100, तो 100 और 100 कितने हो गए, 200। तो इसने 200 गेंदें खेली पहले खिलाड़ी ने। दूसरे खिलाड़ी के आगे से देखिए 1 2 3 गेंदें हैं, तो बताइए ज़रा, सोचिए, 100 100 100 कितने हो गए, शाबाश, 300, 300 गेंदें। खिलाड़ी 3 के पास क्या है, 1 संकेत, 2 संकेत, 3 संकेत और चौथा संकेत आधा है, पूरा नहीं है। तो 100 100 100 और 100 का आधा कितना, 50, यानी कि 100 100 100 और 50 कितने हो गए, बहुत बढ़िया, सही बताया, 350। तो 350 गेंदें खेली हैं, इसे कहते हैं चित्रालेख। चित्र के माध्यम से समझाया गया है। देखिए चित्र बने हैं ना, ऐसी जरूरी नहीं है गेंद का चित्र बने, कार का बना लीजिए, फूल का बना लीजिए, बहुत सारी चीज़ें, पेंसिल का बना लीजिए, जिस चीज़ का चित्र आसान लगे उसका चित्र बना के हम किसी भी आंकड़े को समझा सकते हैं, किसी भी, ठीक है ना, सूचना को दिखा सकते हैं, प्रस्तुत कर सकते हैं। दूसरी विधि है एक दंड आलेख। एक दंड आलेख, दंड समझते ही हैं, डंडा होता है। ठीक है, तो एक डंडा बनाया जाता है इसमें, इसको चित्र में देखते हैं। देखिए एक दंड आलेख, इसमें हमारे पास क्या है, देखिए ये कैसे बनते हैं इसको हम बाद में देखेंगे।
ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कैसे बनते हैं। अभी हम जो बना हुआ है उसको समझ लेते हैं कि उसका मतलब क्या है। ठीक है, इसमें दंड आलेख बनाने के लिए हमें एक क्षैतिज रेखा खींची हमने, एक ऊर्ध्वाधर रेखा खींची है। क्षैतिज रेखा को एक्स अक्ष कहते हैं, एक्स अक्ष, और ऊर्ध्वाधर को कहते हैं वाई अक्ष। ठीक है, समझ गए। तो इसमें हमने क्या करा, समान दूरी पे निशान लगाए हैं यहाँ से। ठीक है ना, ये दो अक्षों ने एक दूसरे को काटा है। ठीक है, वहाँ से हमने समान दूरी पे, ठीक है, समान दूरी पे जितनी दूरी यहाँ ली है उतनी दूरी पे यहाँ निशान लगाया, फिर यहाँ समान दूरी पे निशान लगाए, ऐसे ऊपर भी समान दूरी पे निशान लगाए हैं। ठीक है, अब चाहे आप पैमाने से, पटरी से 1-1 सेंटीमीटर पे निशान ले सकते हैं, 2-2 सेंटीमीटर में ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बस निशानों की दूरी समान होनी चाहिए। फिर हमने क्या किया है, इसमें हमारे पास क्या है, ऊपर को देखिए क्या दर्शा रखा है, ऊपर को विद्यार्थियों की संख्या। ठीक है, और इधर को क्या है, वर्ष। 2003-4 में जो सत्र था, ठीक है, वर्ष सत्र, ठीक है, 2003-4 में ये दंड कहाँ तक बना हुआ है, देखिए 100 तक, यानी कि 2003-4 में कितने बच्चे थे, 100। ठीक है, फिर 2004-5 में, 4-5 में देखिए दंड बना हुआ है, एक दंड बना हुआ है। ठीक है, उसी निशान पे ही डंडा बनाया है। कहाँ तक किया हुआ है डंडा, किसकी शीट तक है, 200 की। तो यानी कि 2004-5 में कितने छात्र थे, कितने विद्यार्थी थे, 200। 5-6 में कितने विद्यार्थी थे, 250। इस आलेख को हम इस तरह से समझ सकते हैं। ठीक है ना, आलेख को देख के हम बिल्कुल, देखिए कहीं कोई प्रश्न नहीं लिखा है, कहीं कुछ नहीं लिखा है। अब प्रश्न ऐसे ही होंगे, किस वर्ष सबसे अधिक विद्यार्थी थे, किस सत्र में सबसे अधिक विद्यार्थी थे। देखिए सबसे बड़ा डंडा कहाँ बना हुआ है, 2007-8 में। तो इस सत्र में सबसे अधिक विद्यार्थी थे, कितने थे, 350, 350। ठीक है, समझ रहे हैं ना सभी लोग, बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं है, बस जो जो चीज़ें बताई जा रही हैं उसे दिमाग में बैठाते रहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और सबसे कम किस सत्र में बच्चे थे, सबसे कम थे, देखिए दंड सबसे छोटा यहाँ बना है, तो 2003-4 सत्र में सबसे कम विद्यार्थी थे 100। ठीक है, अगर ये पूछा जाए कि 250 विद्यार्थी किस सत्र में थे, तो देखिए 250 की शीट में कौन सा दंड है, ये वाला। तो 250 विद्यार्थी जो है 2005-6 में थे। समझ गए ना दंड आलेख, तो इसे कहते हैं दंड आलेख। एक दंड आलेख, सिर्फ एक ही डंडा बना है। ठीक है, अगर इस डंडे को आप ऐसे भी कर सकते हो, छायांकित भी कर सकते हो, ऐसे इस तरह से, तो ये एक ही डंडा कहलाएगा। ठीक है, ये इस तरह से इसे छायांकित किया जा सकता है। तो ये इतने डंडे बने हैं, तो इसे कहते हैं एक दंड आलेख। ठीक है ना, एक निशान पे एक डंडा, तो एक दंड आलेख। अब अगला क्या है हमारे पास, द्विदंड आलेख। द्विदंड में क्या होगा, एक ही निशान पे दो डंडे बने होंगे, वो दोनों जो है अलग अलग साल की अलग अलग सूचनाओं को दर्शाएंगे। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, देखिए द्विदंड आलेख को समझ लेते हैं। यह है, जैसे कि चित्र बना हुआ है द्विदंड आलेख। तो द्विदंड आलेख क्या है हमारे पास, इसमें देखिए वही है, एक्स अक्ष और वाई अक्ष हमने बना ली है। एक्स अक्ष में देखिए समान निशान, जितनी दूरी है उतने ही निशान, समान निशान हमने बना लिए हैं। ठीक है, और ऊपर को भी समान निशान, जितनी दूरी हम पहला निशान की लेंगे उतनी ही दूरी सभी निशानों की लेंगे फिर। ठीक है, ऊपर को हमने क्या दर्शाया है, एक छात्र द्वारा प्राप्त अंक, एक छात्र ने कितने अंक प्राप्त किए, लेकिन कब। ठीक है, 2005-6 में, 2006-7 में, 2005-6 में वो किसी कक्षा में रहा है, इस सत्र में किसी कक्षा में रहा, और इस सत्र में किसी दूसरी कक्षा में रहा है। ठीक है, तो यदि कोई बच्चा 7 में है तो गणित है उसके पास, कक्षा 8 में जाएगा तब भी गणित है। समझ रहे हैं बच्चों, कक्षा 7 में सामाजिक विज्ञान है, कक्षा 8 में आएगा तो भी सामाजिक विज्ञान उसके पास विषय होगा। ठीक है, अब वह कक्षा 7 में मान लिया किसी गणित में 100 नंबर लेके आया, कक्षा 8 में गणित में 90 नंबर लेके आया। ठीक है ना, 8 भी पास कर लिया तो 8 में 90 नंबर लेके आया, तो यहाँ पे वही सूचना हम ऐसे दर्शाएंगे अलग अलग सालों की। तो यहाँ पे क्या है, एक सत्र है 5-6 का और दूसरा क्या है 6-7 का। तो 5-6 में हमने क्या करा है, दंड को छायांकित नहीं किया है, और 6-7 में दंड को छायांकित किया है। ठीक है, तो देखिए उस छात्र ने
एक छात्र के द्वारा जो प्राप्त अंक थे, गणित में देखिए, गणित में एक दंड बनाए जिसे छायांकित नहीं किया, कहाँ तक बनाए 30 तक। और बिना छायांकित वाला कौन से साल का था 2005-06 का। तो 2005-06 में उस छात्र ने कितना अंक प्राप्त किए थे 30। और 2006-07 में दंड जो है छायांकित वाला है, तो वो दंड कहाँ तक बना है 60 तक। यानी कि उसी साल 2006-07 में उस साल बच्चे ने प्राप्त किए हैं 60 अंक। ठीक है ना, समझ में आ रहे हो, समझ में आ रहा है बच्चों। तो यानी कि एक साल बच्चा प्राप्त करता है 30 अंक, दूसरे साल बच्चा प्राप्त करता है 60 अंक। विषय वही है, गणित है। अब सामाजिक विषय की बात करते हैं। तो पहले साल बच्चे ने प्राप्त किए 50 अंक, दूसरे साल उसी विषय में नंबर प्राप्त किए 60 अंक, 50 अंक 60 अंक। ठीक है। फिर विज्ञान की बात करते हैं। तो पहले साल बच्चे ने 2005-06 में बच्चे ने अंक प्राप्त किए हैं 40 और दूसरे साल प्राप्त किए हैं 50। तो इस तरह से हम द्विदंड आलेख बनाएंगे, एक निशान पे दो डंडे, समझ रहे ना। तो इसे कहते हैं द्विदंड आलेख। चलिए अब आगे देखते हैं और कौन कौन से आलेख हैं। आयत चित्र है, इसको हम बाद में अगले वीडियो में समझेंगे। दूसरा वीडियो बनाऊंगा इससे जुड़ा हुआ पार्ट 2। अब ये पार्ट 1 है, पार्ट 2 बनाऊंगा, उसमें समझेंगे इसको कैसे बनता है। ठीक है, कैसे होता है। और पाई चार्ट, पाई चार्ट यानी कि वृत्त आलेख, इसको भी हम उसी में समझेंगे। ठीक है। तो अभी हम कुछ महत्वपूर्ण बातें समझ लेते हैं इससे आगे। आंकड़ों का प्रबंधन। तो आंकड़ों का प्रबंधन क्या है। ठीक है। तो आंकड़ों का प्रबंधन, आंकड़ों का संगठन। ठीक है। आंकड़ों का संगठन क्या है कि जैसे हमारे पास जो है, जो भी हमने किसी घटना से संबंधित आंकड़े लिए, किसी घटना से संबंधित, जैसे हमने देखा कि कक्षा के अंदर बच्चों की लंबाइयाँ क्या हैं, किस बच्चे की कितनी लंबाई है, 10 बच्चे हैं, उनकी लंबाइयाँ हमने जाननी चाहिए। तो हमने मेजरमेंट कर लिया, माप लिया, लंबाइयाँ माप ली। तो मापने के बाद हमने क्या, उन सूचनाओं को हमने ले लिया, तो उसको तो हमने संग्रह कर लिया अभी। ठीक है। लेकिन अब वो बहुत सारे बच्चे हैं, अगर बहुत सारी सूचना हमें मिल गई है, समझ रहे हैं, बहुत सारी सूचना मिले, माना 50-60 बच्चे हैं, बहुत सारी सूचना आ गई है, एक कागज़ पूरा भर गया है लंबाइयों से, रमेश की इतनी, सोनू की इतनी, मोनू की इतनी, कमल की इतनी, इसकी इतनी, उसकी इतनी, सबकी लंबाइयों से कागज़ भर गया। अब हम कहना चाह रहे हैं, एक हमने बच्चे को बुलाया, जो है इधर आओ भाई अनिल, इधर आओ और ये बताओ कि जो है सबसे अधिक लंबाई किसकी है, सबसे अधिक लंबाई कितनी है। अब वो पूरे पन्ने में ढूंढता रहेगा, है ना, किसकी है किसकी है किसकी है, पूरे पन्ने में लंबाइयों को ढूंढने बैठेगा तो समझ में नहीं आएगा भाई, है ना, समझ में नहीं आएगा किसकी है, ढूंढने में टाइम लग जाएगा ना। एक समय होगा, मिलेगी सबसे अधिक लंबाई मिलेगी, लेकिन बहुत समय खर्च हो जाएगा। तो इसलिए जो है आंकड़ों का संगठन जरूरी है। अब आंकड़ों का संगठन क्या है, देखिए हमने क्या करा, उन सारी लंबाइयों को एक तालिका बना करके संगठित कर दिया, संगठित कर दिया। इसका मतलब यह है कि हमने उन सारी लंबाइयों को व्यवस्थित कर दिया है। ठीक है। जो भी हमें आंकड़े प्राप्त हुए थे वो हमारे पास यथा प्राप्त आंकड़े कहलाते हैं, रॉ डाटा। ठीक है। हमने उसको क्या करा है, हमने उसको व्यवस्थित कर लिया। ठीक है। तो व्यवस्थित करने के बाद हमने क्या करा, हमने ये देखा, जैसे एक एग्जाम्पल है कैसे व्यवस्थित करेंगे। देखिए जैसे ये है, 15 छात्र जो विभिन्न रंग पसंद करते हैं, 15 छात्र हैं जो अलग अलग रंगों को पसंद करते हैं कक्षा के अंदर। ठीक है। तो हमने देखा सफ़ेद, किसी बच्चे ने कहा, 15 में से एक बच्चे ने कहा सफ़ेद, फिर एक ने कहा गुलाबी, एक ने कहा पीला, नीला, काला, सफ़ेद, नीला, पीला, नीला, पीला, लाल, नीला, पीला, नीला। अब हम अचानक से पूछ दें, बच्चों ये सारे रंग देखिए और बताइए सबसे ज़्यादा कौन सा रंग है यहाँ पर, तो टाइम लग जाएगा ना। तो हमने क्या करा, इसको जो है हमने व्यवस्थित किया, संगठित किया। ठीक है ना। एक समूह बनाया हमने, एक तालिका बनाई, उसमें हमने इन सारे रंगों को व्यवस्थित कर दिया। तो जितने भी रंग हैं हमने उनको जो है यहाँ पे भर दिया। ठीक है। तो हमने ये देख लिया कि एक तालिका हमने बनाई, व्यवस्थित रूप इसका लिखा है, एक तालिका बनाई। तालिका में क्या किया, एक तरफ लिखा रंग, दूसरी तरफ लिखा मिलान चिन्ह, तीसरी तरफ लिखा छात्र संख्या। ठीक है। छात्र संख्या को हम बारंबारता भी कहते हैं। अब देखिए सफ़ेद रंग हमने देखा, सफ़ेद रंग, सारे रंगों को लिखना स्टार्ट किया। सफ़ेद रंग यहाँ पे कितनी बार आया, ऐसे हमने काउंट कर लिया, 2। ठीक है ना। तो यहाँ पे हमने लिख दिया है
दो डंडे मिलान चिन्ह, दो डंडे की मिलान चिन्ह खींचना हमने पिछली कक्षा में सीख लिया है। मिलान चिन्ह 2 के लिए हमने खींच लिए और 2 को गिन के हमने काउंट करके लिख दिया 2, छात्र संख्या है 2। ऐसी उसके बाद क्या है, गुलाबी, गुलाबी को काउंट कर लिया, पीला काउंट कर लिया, नीला, काला, फिर उसके बाद लाल, ठीक है ना, सबको काउंट करके हमने यहाँ लिख दिया है। देखिए सफ़ेद 2 संख्या, गुलाबी 1 संख्या, पीला 4 संख्या, नीला 1 2 3 4 और तिरछा वाला 5। तो ये हमारे पास कितना आ गया 5, काला 1 और लाल 2। और इन छात्र संख्याओं को गिनेंगे तो लास्ट में कितना आएगा, जो 15 है। ठीक है, तो ये जो रंगों की जो रंग कितनी बार आए हैं, सफ़ेद रंग कितनी बार आया 2 बार, गुलाबी कितनी बार आए 1 बार, तो कितनी बार आया है इसी को कहते हैं बारंबारता। ये कितनी बार रिपीट हुआ है, बारंबारता। ठीक है ना, इस रंग की बारंबारता ये है, ये मिलान चिन्ह कहलाते हैं। ठीक है, अब ये जो सारणी बनी हमारी, बारंबारता इसमें दर्शाई गई है, तो इसे कहते हैं बारंबारता बंटन सारणी। समझ गए। अब हम अगली चीज़ इसमें समझेंगे, आंकड़ों का वर्गीकरण। जो अगला बिंदु हमें इस पाठ में समझना है वह है आंकड़ों का वर्गीकरण। ठीक है, वर्गीकरण क्या है, देखिए बच्चों, यहाँ पे हमारे पास क्या है, यहाँ पे हमने हर रंग को लिखा है, समझ रहे हैं। अब हमारे पास क्या है, बहुत 50-60 बच्चे हैं, उनकी लंबाइयाँ हमने जो है मेजर कर ली है, माप लिए उनकी लंबाइयाँ। अब उनकी सारी लंबाइयों को लेकर के यदि तालिका बनाएंगे तो 3-4 पेज नीचे को भर जाएंगे, कठिन हो जाएगा काम। तो इसलिए हम क्या करते हैं, एक वर्ग बना लेते हैं। ठीक है, वर्ग बना करके उन लंबाइयों को उन वर्गों के अंदर देखा जाता है कि उस वर्ग के अंदर कितनी लंबाइयाँ हो सकती हैं, उसी को कहते हैं वर्गीकरण। ठीक है ना, वर्ग का मतलब है समूह, एक समूह बना लेते हैं कि इतने से इतने की जैसे 0 से 10 सेंटीमीटर की लंबाई वाले बच्चे इस समूह में रहेंगे, इस वर्ग में रहेंगे, और 10 सेंटीमीटर से 20 सेंटीमीटर लंबाई वाले बच्चे इस समूह में रहेंगे, खड़े हो जाएंगे मतलब। ठीक है ना, हमने 0 से 10 सेंटीमीटर वाले लंबाई के बच्चे जो है उनको एक समूह में खड़ा कर दिया, 10 से 20 सेंटीमीटर लंबाई वाले बच्चों को दूसरे समूह में खड़ा कर दिया, 20 से 30 सेंटीमीटर वाले लंबाई के जितने भी बच्चे हैं उसके बीच के बच्चे, उस सबको एक समूह में, ऐसे हमने बहुत सारे समूह बना लिए। तो उस समूह को हम कहते हैं वर्ग, उसी को कहा जाता है आंकड़ों का वर्गीकरण। जैसे एक एग्जाम्पल लिया गया है यहाँ पे, देखिए 20 बच्चे हैं, 20, ठीक है, 20 विद्यार्थियों द्वारा 50 में से प्राप्त किए गए अंक, 50 नंबर का एक परीक्षा, एक टेस्ट लिया गया उनका, ठीक है, 50 नंबर का, उसमें से 20 बच्चों ने कितने कितने अंक प्राप्त किए वो यहाँ लिखे गए हैं। देखो पहले बच्चे ने किए 21, 10, 30, 22, इस तरह से जो है अंक प्राप्त किए हैं यहाँ तक। ठीक है, अब यदि ये कहा जाए कि इन आंकड़ों को देखिए, बताइए सबसे ज़्यादा अंक कितने हैं, सबसे कम अंक कितने हैं, कितना अंक ऐसे हैं जो बहुत सारे बच्चों ने प्राप्त किए हैं। तो थोड़ा सा देखने में टाइम लग जाएगा, और टाइम लगने के साथ साथ थोड़ा समस्या भी आ सकती है। ठीक है, तो इसलिए क्या करेंगे, इसको वर्गीकृत कर लेंगे। वर्गीकृत में हमने क्या करा, हमने देखिए सबसे ये लंबाइयाँ जो ना, ये नंबर जो भी हैं ये हमें दिखाई दे रहे हैं कि ये जो है लगभग कहाँ तक ख़त्म हो रहे हैं, बड़ी संख्या 32 तक आ रही है। ठीक है ना, तो हमने समूह बना लिए, जैसे 0 से 10 नंबर का एक समूह बना लिया, 10 से 20 का एक, 20 से 30 का एक, 30 से 40 का एक। ठीक है ना, उस समूह में हमने देखा, ये समूह बनाए हैं। ठीक है, जहाँ तक सबसे बड़ी संख्या होगी वहाँ तक समूह बनेगा। ठीक है, तो 32 थी, तो 32 के लिए हमने क्या करा, 30 से 40 का समूह बनाया है। अब देखिए 0 से 10 के बीच में कितने हमारे पास जो है छात्र हैं जिन्होंने नंबर प्राप्त किए, 10, 0 से 10 के बीच में। तो 0 से 10 के बीच में हम देखना चाह रहे हैं, तो 0 से 10 के बीच में 1, 10 ये मिला है, 5 मिला है, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2। ठीक है, 2 मिले ना, लेकिन हमने यहाँ पे दर्शाया कितना है, 1। अब बोलिए ऐसा क्यों। अब ऐसा बता देता हूँ, जो 10 नंबर यहाँ प्राप्त हुए थे, देखिए ये जो 10 प्राप्त हुआ था, यह 10 2 वर्गों में लिखा हुआ है, एक यहाँ भी लिखा है, यहाँ भी लिखा है। अब हम इस 10 को कहाँ दर्शाएंगे, तो इसका एक सिंपल सा नियम है, उस नियम को आप याद कर लीजिए। जब ऐसे अंक हमें प्राप्त होते हैं जो अंक दोनों समूह में लिखे हुए हैं, तो हम उस अंक को निम्न सीमा में दर्शाते हैं। निम्न सीमा का मतलब अभी बताया था, ये पहला अंक, इस समूह का जो पहला अंक है वो निम्न सीमा है, दूसरा अंक उच्च सीमा।
पहला अंक इस दूसरे समूह के लिए पहला अंक निम्न सीमा, दूसरा उच्च सीमा, निम्न सीमा उच्च सीमा, निम्न सीमा उच्च सीमा। सीमा बन गई ना, यहाँ से लेके यहाँ तक की एक सीमा बना दी हमने कि यहाँ से लेके यहाँ तक के अंक हमने इसमें रखने हैं। तो ये निम्न सीमा है, ये उच्च सीमा है। तो जो भी अंक हम दर्शाएंगे, ऐसे अंक जो दोनों समूह में हैं, तो जो भी अंक हम दर्शाएंगे वो निम्न सीमा में दर्शाएंगे, ठीक है ना। ऐसे अंक जो दोनों समूह में रिपीट हो रहे हैं, दोनों समूह में आ रहे हैं, निम्न सीमा में दर्शाएंगे। तो इसे देख लीजिए, तो इसलिए हमने 10 को यहाँ नहीं दर्शाया। तो 0 निम्न सीमा का अगर अंक होता तो यहाँ दर्शाया जाता, और 0 से लेकर 10 के बीच में 10 वाला अंक यहाँ नहीं दर्शाया जाएगा, ठीक है ना। तो 0 से लेकर 9 तक, तो 0 से लेकर 9 तक में हमारे पास सिर्फ एक अंक आया है, उसके बाद हमारे पास कोई अंक नहीं है। तो इसलिए जो है यहाँ पे सिर्फ एक आया है। और बारंबारता कितनी हो गई? 1। 10 से 20 के बीच में हमने देखा, यहाँ पे 10 से 20 के बीच में जो है देखिए 1 2 3, ठीक है, 4, फिर 5, फिर 6। तो 6 बच्चे ऐसे थे जिन्होंने 10 से 20 के बीच में अंक प्राप्त किए। तो 1 2 3 4 5 इसे कहते हैं, और फिर 6 अलग से 5-5 का जोड़ा बनता है, इसमें मिलान चिन्ह में 5-5 का जोड़ा बनता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास 5-5 का समूह बनता है। तो 1 2 3 4 5 इस तरह से, और छठा अलग बना दिया, तो 6। तो इस तरह से हमने जो है सारे समूह के जो है काउंट कर लिए हैं, सबको जोड़ के देख लिया हमने, सारी बारंबारता जोड़ के देख लिया, हमारे पास 20 आ गई। तो कुल मिलाकर के कहने का मतलब यह है कि जब हम इस तरह से वर्ग किन्हीं आंकड़ों को दर्शाने के लिए जब हम ऐसे समूह बना लेते हैं, वर्ग बना लेते हैं, तो जो है उस विधि को कहा जाता है आंकड़ों का वर्गीकरण, ठीक है। और इस तालिका को क्या कहेंगे? अब ये तालिका जो हमारे पास बारंबारता बंटन सारणी बनी है, तो इसमें एक शब्द और जुड़ जाएगा। क्या जुड़ जाएगा? वर्गीकृत, ठीक है ना, वर्गीकृत बारंबारता बंटन सारणी, ठीक है। और ये जो आंकड़े थे जिनको हमने इस तरह से दर्शाया है, ये वर्गीकृत आंकड़े कहलाते हैं। समझ गए ना। इसमें हमारे पास जो है, इसको यहाँ पे जो 0 से 10 का जो समूह था, इसको हम कहते हैं वर्ग। जो वर्ग था वर्ग कहेंगे, या फिर हम इसे कहेंगे वर्ग अंतराल, ठीक है। एक वर्ग अंतराल भी कहते हैं, या फिर एक वर्ग कहलाता है जिसमें ये निम्न सीमा होती है और ये उच्च सीमा होती है, ठीक है। तो यहाँ तक बच्चों समझ में आ गया, आंकड़ों का वर्गीकरण समझ में आ गया। तो इतनी चीज़ें आज के वीडियो में हमने क्या क्या सीखा है, ठीक है। आंकड़ों के प्रबंधन में आंकड़े क्या होते हैं, सूचना, आंकड़ों का संग्रह जो हम एकत्र करते हैं उनको, वो होता है। प्रस्तुतिकरण करने की इतनी सारी विधियाँ हैं। आंकड़ों का संगठन, ठीक है ना, जब उनको व्यवस्थित कर लेते हैं, ठीक। और आंकड़ों का वर्गीकरण जब उन्हें वर्ग में बांट लेते हैं। तो सारी चीज़ें क्लियर हो गई हैं। इससे नेक्स्ट वीडियो में ये प्रस्तुतिकरण के जो चित्र हैं कैसे बनते हैं वो समझेंगे, ठीक है, और इसकी प्रश्नावली को समझेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतने ही बच्चों, धन्यवाद।